डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम, जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हो बताओ? सब अच्छे? ठीक है, बताओ सब बढ़िया है ना? चलो बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को आपको ये बताओ कि आज की इंग्लिश की क्लास कैसी रही? आपकी 2 घंटे की जो मैराथन ली गई थी तो कैसी रही, उसके बारे में बताओ सबसे पहले तो मेरे को। क्योंकि उस मैराथन की वजह से आपको पता होगा ना, आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं। उस मैराथन की वजह से तो रात को हम 3 बजे सोए थे भाई। जो हमारी टीम है ना, रात को 3 बजे सोई थी। जो टाइपिंग करने में जो टाइम लगा था ना, सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, और टाइपिंग मिस्टेक्स भी होती है, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस भी बनाने होते हैं, प्लस में उनको टाइप भी करना होता है, फिर लाइव का पूरा सेशन भी अपलोड करना होता है, फिर लाइव भी आना होता है, ठीक है। तो टाइम लगता है सारी चीज़ों में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी एडिट करना होता है, प्लस में PDF वगैरह भी सारी डिज़ाइन करना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो हम रात को 3 बजे सोए थे, ठीक है, आपकी लाइव की वजह से। तो सारी एडिटिंग वगैरह करके कंप्लीट हुए थे, तो वही बहुत टाइम लगा था कल की लाइव में। 2 घंटे की लाइव पहली बार लिए लगातार, मैं तो परेशान हो गया भाई सच में। लेकिन आपके लिए करना पड़ रहा है। आपका प्यार देख के, आपका सपोर्ट देख के मेरे को लग रहा है कि मुझे पढ़ाना चाहिए। इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट नंबर आने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश के फंसने चाहिए, ठीक है। और बच्चों के समझ में भी आनी चाहिए इंग्लिश से। अब क्वेश्चन चाहे चेंज होके आए थोड़ा, जैसे कि पैटर्न वही रहेगा, लेकिन हो सकता है जैसे कि सेंटेंस है वो चेंज होके आए, बाकी समझ में आना चाहिए बच्चों के। मेरा बस एक ही है गोल है, वो एक ही है बस, बच्चों को इंग्लिश में समझ में आना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश की क्लासेज आई होप मैंने है ना देखा है कि आई थिंक है नहीं है, शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर भी नहीं पढ़ा रहा है इंग्लिश GNM के लिए, ठीक है। तो मेरे को नवनीत सर के द्वारा बोला गया था, NJ साइंस क्लासेज जो चला रहे हैं उनके द्वारा बोला गया था। बाकी ये चैनल है वो BSc नर्सिंग फार्मेसी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्लस में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा था, लेकिन उनके द्वारा बोला गया तो मैंने इस चैनल पर आपकी इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी साइंस की GK की क्लासेज रेगुलर चल रही है। बाकी आज के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ सेल की, ठीक है। सेल कोशिका विज्ञान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो पे अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें आपके दोस्तों के पास में, ताकि वो भी क्लास ले सके, ठीक है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर हमें इंग्लिश का मटेरियल चाहिए, ठीक है, इंग्लिश का मटेरियल चाहिए, इंग्लिश में हमें मटेरियल प्रोवाइड कराओ। तो मैं उनके लिए बाइलिंगुअल सीरीज़ में लेकर आया हूँ साइंस की। बाकी साइंस की क्लासेज NJ साइंस क्लासेज पर चल रही है, लेकिन मैं यहाँ पे इंग्लिश की साइंस की क्लासेज आपके लिए अलग सर लेकर आया हूँ, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज ना रहे, बिल्कुल डाउट फ्री रहें, डोंट वरी रहें। क्योंकि जो मैं यहाँ पे इंग्लिश बता रहा हूँ उसकी बिल्कुल आपको कॉपी कर दूंगा हिंदी की, ठीक है। आप नोट कर लेना, आप नोटबुक प्लस में पेन आप साथ लेके बैठें, ठीक है। आप सारा मटेरियल जो भी मैं बोलूँ उसको नोट कर लेना, मैं बाकी हिंदी में बता दूंगा आपको, ठीक है। मटेरियल इंग्लिश में, लेकिन बताऊंगा आपको सारा हिंदी में समझाने के तौर पर, ओके। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, ठीक है। सारा मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं फिर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना। प्यारे साथियों, अगर लाइव को अभी तक शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में ऐड कीजिए। बाकी चलते हैं, सपोर्ट तो आप काफ़ी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं भी आपके लिए 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दिन रात आपके लिए एक कर रहा हूँ, बिल्कुल ये मान के चलो। तो आप भी फुल सपोर्ट करें मेरे को, ठीक है, ओके। मैं आपके लिए जितना हो सकेगा ना, मैं अपना 100% दूंगा। लेकिन आपको भी एक शर्त रखनी होगी कि आप अपना बेस्ट देकर चले, अपनी सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करें, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेज हमारी चल रही हैं, लाइव क्लासेज लेते रहें, रिकॉर्डेड क्लासेज भी लेते रहें, लेकिन अपनी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, ठीक है। आपके पास में कोई बुक वगैरह हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, मुहावरे वगैरह मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मुहावरे हुए जिनको हम आइडियम्स बोलते हैं, फ्रेजेस वाक्यांश उनको बोलते हैं हम, ठीक है। सिनोनिम्स हो गया, अपोजिनेम्स हो गया, अपोसाइड्स जिनको बोलते हैं हम, एंटोनिम्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। पैसेजेस हो गए, प्लस में आपके वोकैबुलरी के और भी टॉपिक्स है, वन वर्ड हो गया आपका, ठीक है, एरर करेक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। आपके पास में जो भी बुक है, और आपने अभी तक बुक परचेज नहीं की है तो नवनीत सर के द्वारा बुक निकाल दी गई है, इंग्लिश का भी उसमें मटेरियल है, और GK तो बिल्कुल एक नंबर है। GK मैंने देखी थी भाई, GK बहुत शानदार लिखी हुई है उसमें, तो आप बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है।
वे बुक परचेज कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिल रहे हैं उन पर आप 99 रुपये पे कर उसको परचेज कर लीजिए। आपको व्हाट्सअप के थ्रू ई बुक है वो भेज दी जाएगी, ठीक है। जीके साइंस प्लस में आपकी उसमें इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है। वैसे PDF में आपका मटेरियल है वो तो इंग्लिश और जीके का है, बाकी साइंस का वो आपको अदर अलग से वो प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको सारा तीनों सब्जेक्ट का मटेरियल वहाँ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपने अभी तक बुक परचेज नहीं किया तो जाकर बुक परचेज किए, ठीक है। 99 रुपीज़ है, जो नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है, इन पर आप कांटेक्ट करिए, फ़ोन करिए उन पर और आप बुक परचेज कीजिए, ठीक है। चलते हैं फिर हमारे टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए, काफ़ी टाइम हो गया। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वो रहने वाला है सेल का, ठीक है। कोशिका विज्ञान जिसे सेल साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका हमारा टॉपिक रहने वाला है। क्या है हमारा टॉपिक? एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। आज का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला हमारा कोशिका वाला, ठीक है। कोशिका, सेल को क्या बोला जाता है? कोशिका बोला जाता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं डोंट वरी रहें, क्योंकि आपको आगे जो GNM करोगे आपको तो इंग्लिश बहुत काम आएगी, ठीक है। इंग्लिश के वर्ड आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्टडी में आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगी। वैसे बाइलिंगुअल है आपकी GNM, लेकिन आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में आप जाने के लिए तैयार हो तो मेडिकल फील्ड में सारी इंग्लिश यूज़ होती है, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हिंदी बता रहा हूँ, अगर आपको हिंदी का अगर किसी वर्ड की देखनी है लिखनी है तो आप लिख लीजिए, ओके। चलते हैं फिर। तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन बनता है सेल से, वो बनता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि एक कोशिका है। कोशिका क्या है? स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, फंक्शनल यानी क्या है? कार्यात्मक, यूनिट यानी इकाई ऑफ द बॉडी, यानी कि कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई कौन सी हो गई? कोशिका, जिसे हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी भी कह सकते हैं हम, बॉडी की ह्यूमन बॉडी भी हम बोल सकते हैं, लिविंग टिश्यूज या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो सेल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, लिविंग टिश्यूज या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं, ओके। क्लियर? आपको क्वेश्चन आए, जैसे कि आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा? आपको क्वेश्चन मिलेगा सेल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपको क्या बताना होगा वहाँ पे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है? सेल है हमारी कोशिका, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, बताओ क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी यानी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ऑफ द शरीर, यानी शरीर की, मानव शरीर की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। पूछ ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, लिविंग टिश्यूज की, यानी कि जीवित ऊतकों की इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट इकाई सेल है, ठीक है, कोशिका है, ओके। आ रहे हैं समझ में? बाकी अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके मैंने जो 20 क्वेश्चंस रखे हैं, फर्स्ट में आपके 20 क्वेश्चंस रखे हैं मैंने, 20 के अबव भी हैं शायद, ठीक है। तो वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से निकाले हैं। बाकी आपको थ्योरी भी मैं आपको बताऊंगा इसी के जस्ट बाद में, ठीक है। तो अभी तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल से बन रहे हैं, सेल साइंस से, वो आप देख लीजिए, ओके। तो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, यानी कि सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बेसिक यूनिट यानी सामान्य इकाई, ठीक है। सामान्य इकाई क्या है बताओ? सामान्य इकाई ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बताओ क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का मतलब समझ रहे हो? जैविक गतिविधि। बायोलॉजी का मतलब जानते हो? बायोलॉजी से क्या लिया गया है यहाँ पे? बायोलॉजी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी से यह शब्द लिया गया है। तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैविक, ठीक है। क्या होता है? जैविक होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक एक्टिविटीज में से होता है गतिविधि, ओके। तो आप लिख लीजिए अगर नोट कर रहे हो तो। बेसिक यूनिट यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? जैविक गतिविधि की बेसिक यूनिट यानी सामान्य इकाई ऑफ द जैविक गतिविधि, ठीक है। तो जैविक गतिविधि की सामान्य इकाई क्या है? कोशिका, ठीक है। तो लिख लीजिए आप हिंदी में अगर नोट कर रहे हो तो जैविक गतिविधि की सामान्य इकाई क्या हो जाएगी हमारे ह्यूमन शरीर की? वो हो जाएगी कोशिका, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ, इसे हम यह भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बता दिया मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग टिश्यू हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका अलग से ऐड किया है मैंने। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है एक एग्जाम्स में, अभी BSc नर्सिंग के जो एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, अभी BSc नर्सिंग के जो एग्जाम्स हुए थे उनमें यह पूछा गया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि जिन्होंने सही ढंग से स्टडी नहीं किया प्रॉपर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होकर
तो क्या उनको थोड़ा है ना ध्यान नहीं रहता है कि लाइफ की यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा है, यानी जिंदगी की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब वो क्या है थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा आपके लिए घुमा दिया गया है, ठीक है। तो ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं 2024 का, उसमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सेल ही होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है, कोशिका, ठीक है, क्योंकि सेल से मिलकर ही हमारे शरीर की निर्माण हुआ है, शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारी सबसे छोटी इकाई हो गई। अब चलते हैं अगला। 100 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, 100 ट्रिलियन सेल्स यानी कितनी सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स आर फाउंड इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नॉर्मल यानी कि सामान्य पर्सन में कितनी पाई जाती हैं सेल्स। एक नॉर्मल जो पर्सन होता है, एक सामान्य आदमी में, सामान्य व्यक्ति में कितनी सेल्स पाई जाती हैं, कितनी कोशिका पाई जाती है, 100 ट्रिलियन। अब मेरे प्यारे साथियों, 100 ट्रिलियन का मतलब जानते हो क्या होता है, 100 ट्रिलियन मतलब आप सोच नहीं सकते इतना होता है। 100 ट्रिलियन कितनी कोशिकाएं होती है हमारे शरीर के अंदर, वो देख लीजिए आप। ये क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, वो दोस्तों बहुत ही मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हैं। सेल से आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने वाला है, ठीक है। सेल में से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपकी इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में जो प्रिपेयर किए गए हैं वो 2-3 बुक्स से पिक किए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 बुक्स ली गई है, उनसे मिलाकर ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, ओके। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई ऐसे एक बुक का ही छाप दें, क्योंकि बोलते हैं ना कि निचोड़ एक तरह से हम बोलते हैं कॉन्क्लूजन, वो निकाला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्क्लूजन निकाल के जो इंपॉर्टेंट होता है ना उसी को रखा जाता है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट ही प्रोवाइड कराया जाता है, ओके। तो 100 ट्रिलियन को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 100 ट्रिलियन क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है जानते हो, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख करोड़ सेल्स। कितना, 1 ट्रिलियन का कितना, 1 ट्रिलियन की अगर हम बात करें ना प्यारे बच्चों, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, काफ़ी छोटा दिख रहा है, देखिए 1 ट्रिलियन, ठीक है, कितना, 1 ट्रिलियन, ठीक है। 1 ट्रिलियन का मतलब कितना होता है, 1 लाख, कितना, 1 लाख करोड़। तो 1 ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़ होता है, तो यहाँ पे 100 ट्रिलियन का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100 लाख करोड़ सेल्स पाई जाती है। कितनी सेल्स पाई जाती हैं, 100 लाख करोड़ सेल्स हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी कि एक सामान्य पर्सन में कितनी सेल्स पाई जाती है, कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक सामान्य पर्सन में 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। 100 ट्रिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओके, क्लियर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है। आप जब जीएनएम की स्टडी करोगे, आपका सिलेक्शन होने के बाद में, तो आपको यही सारा मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर सेल से क्वेश्चन आए तो सबसे फर्स्ट में ये क्वेश्चन बनता है। स्टडी ऑफ सेल्स यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता जाता है, बताओ। स्टडी ऑफ सेल्स इज आल्सो नोन एज द साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स इज आल्सो नोन एज दी, यानी कि कोशिका के अध्ययन को हमेशा साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो कोशिका के अध्ययन को हम बोलेंगे साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स साइटोलॉजी हो जाएगा आपका, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल भी है, दोनों ही आपके लिए कॉमन रखे गए हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट। सेल वाज डिस्कवर्ड बाई, यानी सेल की खोज किसके द्वारा की गई, सेल वाज डिस्कवर्ड बाई। सेल डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना, ठीक है। किसके द्वारा खोज की गई, सेल वाज डिस्कवर्ड यानी कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताओ। ब्रिटिश साइंटिस्ट, जानते हो आप, ये ऑलरेडी मेरे को पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ब्रिटिश साइंटिस्ट, अब ये तो आप बता दोगे। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दूँ ना कि सेल की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे, मेरे को पता है, बहुत जल्दी आंसर दोगे। रॉबर्ट हुक ने की थी सर रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इन 1995 सन भी बता सकते हो आप, 1995 में की थी। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन रख दूँ कि ब्रिटिश साइंटिस्ट कौन था जिसने सेल की खोज की थी, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है, ये कहाँ का साइंटिस्ट था मेरे प्यारे बच्चों, ब्रिटिश का साइंटिस्ट था। कहाँ का साइंटिस्ट था, ब्रिटिश का, ओके। तो ये साइंटिस्ट था जिसने सेल की खोज की थी, वो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का रहने वाला था, ये वैज्ञानिक था, वो कहाँ का था, ब्रिटिश का, ठीक है। जिसने कैसी कोशिकाओं की खोज की, डेड सेल्स की खोज की। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेड सेल्स यानी मृत कोशिकाओं की। तो एक क्वेश्चन तो इससे निकल रहा है कि सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप आंसर दोगे रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है।
और कहाँ का साइंटिस्ट था, यानी कि उसकी अगर जगह पूछ ले कि कौन सा साइंटिस्ट था, ब्रिटिश था, जर्मन साइंटिस्ट था या फिर नेपालियन था, कहाँ का था, आपको पूछ ले इंडियन था, आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, कहाँ का था, रॉबर्ट हुक, ब्रिटिश साइंटिस्ट। ठीक है, तो ब्रिटिश का एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक, जिसने 1995 में सेल की खोज की थी। ठीक है, तो सबसे पहले खोज किसने की थी, वो इसी ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कैसी सेल्स की थी दोस्तों, डेड सेल्स की, यानी मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना घुमा के कि भाई मृत कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे, क्या करना होगा वहाँ पे, रॉबर्ट हुक करना होगा। ठीक है, अगर आपको सेल की खोज पूछे, यानी कि कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो भी आपको रॉबर्ट हुक करना होगा। और ये पूछे कि भाई डेड सेल की खोज किसके द्वारा की गई, तो भी आपको रॉबर्ट हुक करना होगा। ठीक है, आंसर एक ही है, इसी ने की थी, बट इसने डेड सेल्स की थी स्टार्टिंग में जो खोज की थी। ओके, अब देखते हैं द टर्म सेल वाज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी जो सेल टर्म है वो कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, इन्होंने खोज तो कर ली सेल की, लेकिन नाम तो दिया होगा भाई, ये तो है ही नहीं है कि ये जो खोज की थी उसी पे लिखा है भाई ये सेल है, ऐसे लिखा तो आ नहीं सकता, ये तो आप जानते हो। तो उसका पता कैसे लगा कि ये सेल है, और ये किस वर्ड से लिया गया है बताओ, कहाँ से डिराइव हुआ है, ये सेल है। ठीक है, सेल जो शब्द है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों सेल है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, साइंटिस्ट कहाँ का था, ब्रिटिश का। दोस्तों जो टर्म है सेल कोशिका वो कहाँ से प्राप्त हुई, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा था, सेल्यूला, सेल्यूला ए होलो शेप। इसका शेप कैसा होता है सेल्यूला का, सेल्यूला का एक होलो शेप होता है। ठीक है, कैसा, होलो शेप होता है ये। ओके, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, लैटिन वर्ड था जिस सेल्यूला, सेल्यूला से इसकी खोज की गई। ठीक है, तो टर्म सेल, सेल कहाँ से प्राप्त हुआ, सेल शब्द है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, लैटिन वर्ड सेल्यूला से प्राप्त हुआ। जिसकी शेप कैसी होती है, सेल्यूला, ये होलो शेप का होता है। सेल्यूला कैसी शेप का होता है, एक होलो शेप का होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, लिविंग सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसके द्वारा की गई। फर्स्ट क्या पूछा यहाँ पर, फर्स्ट सबसे पहले, लिविंग सेल्स फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, यानी कि जीवित कोशिकाओं की सबसे पहले किसके द्वारा खोज की गई थी, बताओ जीवित कोशिकाओं की। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, किसके द्वारा की गई थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ओके, ल्यूवेनहॉक भी दे दिया जाता है कभी कभी ऑप्शंस में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको मान लीजिए चार ही ऑप्शन दे दे भाई, यहाँ पर रॉबर्ट हुक भी दे दिया, ब्राउन भी दे दिया, ल्यूवेनहॉक भी दे दिया, और आप हो जाओ वहाँ पे कंफ्यूज। तो आपको ध्यान रखना होगा लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई, जीवित कोशिकाओं की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है, वो रहने वाला है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। कंट्रोल सेंटर जानते हो, जो कि कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर यानी बीच का जो बिंदु, कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज राइट आंसर, आपका न्यूक्लियस होगा। ओके, आ गया ना समझ में। अब इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कंट्रोल सेंटर यानी नियंत्रण केंद्र। ठीक है, सेंटर का मतलब होता है केंद्र, ऑफ द सेल यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है, न्यूक्लियस। ओके, तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियस, जिसको क्या बोला जाता है, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस हो जाएगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक लिख लो अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो हिंदी में। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, वेरी इजी, जो कि 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट्स इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप ये मत सोचना कि भाई 5th और 6th के आंसर देने तो क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, ये है ना, आप यहाँ तक नहीं है तो एंट्रेंस एग्जाम है, ये बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स होती है ना नर्सिंग ऑफिसर्स की, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होती हैं, आपके जो जीएनएम के एग्जाम्स होंगे ना, जो ईयरली आपके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, जो आप पेपर दोगे जीएनएम का आपके कॉलेज वगैरह अलाउट होने के बाद में। ठीक है, जब जीएनएम करोगे तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो क्या है पावर हाउस, शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है, कोशिका का शक्ति ग्रह क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एक हिंट दूँ, आपका हो तो दे दूँ। देखो ये आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना होगा पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसको कैसे लिखना होगा, देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे बिल्कुल सेम लिखना होगा। आपको ऐसे नहीं लिखना होगा जैसे कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है, वो लिखते हैं ना, पहले लिखते आते थे, जैसे कि हम 7th 8th 9th क्लास में लिखते थे, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहा जाता है। ये आगे की रामायण है ना, ये बिल्कुल नहीं लिखनी, अपने को तो शॉर्ट एंड स्वीट चलना है। कैसे चलना है मेरे प्यारे बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर आप जितना शॉर्ट एंड स्वीट चलना चलोगे ना,
शॉर्ट एंड स्वीट, तो आपको उतना ही फायदा है, क्योंकि ये है मेडिकल लाइन। मेडिकल लाइन में शॉर्ट टर्म यूज होती है, जिसे आप जानते हो, हमने कभी देखा होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक किसके लिए यूज में लेते हैं? दर्द के लिए। एंटीपायरेटिक जो कि बुखार के विरुद्ध के काम लिए देते हैं हम, ठीक है। इन्फ्लामेटरी सूजन, तो ये ऐसी टर्म यूज होंगी। तो आपको बिल्कुल शॉर्ट यहीं से शॉर्ट होना होगा, तब जाके आप आगे शॉर्ट कर पाओगे ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट यानी छोटा, तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे जैसे मैंने नोट्स बनाए ऐसे नोट्स प्रिपेयर होंगे। जैसे कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह, इतना लिखना है, फिर डैश करके क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन। साइट मीन्स जगह, ठीक है, जगह जिसको हम बोल सकते हैं साइट, लोकेशन, क्या कौन सी जगह? सेल्यूलर रेस्पायरेशन एंड कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन। दोस्तों यहाँ पे सेल्यूलर से मतलब सेल यानी कोशिका, सेल्यूलर का अर्थ क्या हो जाएगा फिर? कोशिकीय। रेस्पायरेशन में श्वसन, तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है सेल में? बताओ, कोशिकीय श्वसन। अब कोई कोशिकीय श्वसन है तो कोशिका में ही होगा, ये तो श्योर सी बात है, नेचुरल है ये तो, ठीक है। ये तो है नहीं कोशिकीय श्वसन कहीं और जाके हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन है तो कोशिका में ही होगा, ओके। तो साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे इसका सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन, और यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपका? सेल्यूलर रेस्पायरेशन क्या हो गया? सेल्यूलर रेस्पायरेशन, साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन की जगह कौन सी हो गई? वो हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। अब अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एनर्जी इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम फूड थ्रू सेल्यूलर रेस्पायरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? ये कहना चाह रहा है भाई, देखिए, एनर्जी इज एक्सक्रिएटेड बाई, एनर्जी यानी क्या होता है? एनर्जी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, एनर्जी इज एक्सक्रिएटेड बाई, एक्सक्रिएटेड यानी निकाली जाती है, ठीक है, फ्रॉम फूड, फूड यानी भोजन से, थ्रू सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब आपको पूछ ले भाई, एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, कैसे रिलीज होती है? बताओ भाई। सेल में एनर्जी तो होती है, वो तो आप सब जानते हो, ठीक है। मैं आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम फूड, ठीक है। तो बताओ, एनर्जी फूड से रिलीज होती है, वो कैसे रिलीज होती है, कौन सी विधि द्वारा? तो वो होती है मेरे प्यारे बच्चों सेल्यूलर रेस्पायरेशन द्वारा होती है, ठीक है। अब सेल्यूलर रेस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम फूड थ्रू, तो यानी कि जो भोजन से जो एनर्जी एक्सक्रिएटेड की जाती है ना, वो किस थ्रू की जाती है बताओ? सेल्यूलर रेस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन के थ्रू। तो कहाँ होता है कोशिकीय श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सी साइट रेस्पॉन्सिबल होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं माइटोकॉन्ड्रियंस, ठीक है। अगर वैसे आपको डीपली पूछेगा नहीं, अगर पूछ भी ले तो मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीपली अगर आप जाओगे, वैसे आपको इतना डीपली जाएगा नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि आपका सुपरफिशियली पेपर आएगा, तो वहाँ से आपको कैसे करना होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियंस आ जाएगा अगर आप डीपली जाओ तो, ठीक है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन करता है सेल्यूलर रेस्पायरेशन? कहाँ कौन जिम्मेदार होता है? माइटोकॉन्ड्रियंस जिम्मेदार होते हैं, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, सेल थ्योरी इज गिवन बाई, यानी कोशिका सिद्धांत। थ्योरी तो समझ रहे होंगे ना, सिद्धांत जिसको बोला जाता है, सिद्धांत यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया बताओ प्यारे बच्चों? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया, ठीक है। किसने? स्लाइडेन एंड स्वान ने। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए, आपको ये तो पता है कि भाई स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, लेकिन कहाँ के वैज्ञानिक थे, क्या थे, कौन से वैज्ञानिक थे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब ये जो स्लाइडेन था मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे शक्तियों, मेरे प्यारे बच्चों, तो ये स्लाइडेन था ना, वो बॉटनिस्ट था। क्या था? बॉटनिस्ट था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्वान था, ये क्या था? जूलॉजिस्ट था। क्या है? जूलॉजिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे जूलॉजिस्ट है ना, ठीक है, ये जंतु विज्ञान का जनक था, ठीक है। कौन था? स्वान था, वो जंतु विज्ञान से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये तो जूलॉजिस्ट था, और ये बॉटनिस्ट है, वो किससे रिलेटेड था? पादप विज्ञान से, ठीक है। तो स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट था, और स्वान था वो जूलॉजिस्ट था, ओके, ठीक है। और आए ना क्लियर भाई? अब देखिए, आपको ये सीरीज़ ये मैंने एक्स्ट्रा में रखी गई है, सच में आपके लिए। ये बिल्कुल जैसे कि आप जानते हो भाई, सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ होता है ना, ये तो सब जानते हो बेसिकली, श्योर सी बात है, ये तो नेचुरल है ना। लेकिन अभी सेल है, एक चीज़ बताओ, सेल भी तो किसी से मिलकर बनी होगी, ये तो है नहीं भाई डायरेक्ट ही बन गई होगी, कहीं से आगे होगी, कहीं से उठा के ले आए होंगे भाई। ये साइंटिस्ट है, वो कहीं गए थे घूमने के लिए, कहीं ट्रैवलिंग पे गए थे और वहाँ इनको मिल गई, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये सेल है, ये भी कहीं से बनी है। तो ये सेल किससे बनी है मेरे प्यारे बच्चों? ये सेल बनी है वो किससे बनी है? बायोमोलिक्यूल्स से बनी हुई। किससे?
बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक है। तो सेल का निर्माण कहाँ से हुआ है? बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज मेड, क्या बनाता है? सेल बनाता है, ठीक है। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल किसके द्वारा बनी हुई होती है? बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना डीपली जाएगा नहीं, वैसे मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो सेल किसके द्वारा बनी होती है? बायोमोलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन उठकर आता है, वो आता है भाई सेल्स हैं, सेल्स है वो बनी होती है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की, लेकिन सबसे छोटी इकाई है, तो भाई ये सबसे छोटी इकाई है, तो ये इकाई मिलकर भी तो कुछ बनाती होगी। ये इकाई ये तो है नहीं है भाई, अलग अलग ही 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं एक ह्यूमन शरीर में, मानव के शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स होती है। ये तो है नहीं है कि भाई एक एक ये कहीं अलग अलग घूम रही है, अलग अलग घूम रही है, ऐसा तो है नहीं। तो ये ग्रुप होता है इनका, ठीक है। तो ये सेल्स होती हैं, वो सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाता है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू को क्या बोलते हैं हम? ऊतक, ठीक है। तो एक कोशिकाओं का एक समूह मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, जिसे हम ऊतक बोलते हैं, ठीक है। तो ऊतक किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के समूह के बने होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे, अब जो सेल है उन्होंने तो ऊतक बना दिया, टिश्यू बना दिया। अब टिश्यू का एक ग्रुप बनेगा, फिर भाई सेल से तो टिश्यू बन गया, अब टिश्यू भाई एक जगह इकट्ठे होंगे, पूरा इनका ग्रुप बनेगा। अब एक ग्रुप में इकट्ठे होकर फिर क्या बनाएंगे? एक ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है, ऑर्गन बनाएंगे, ठीक है। तो एक टिश्यू का ग्रुप क्या बना रहा है यहाँ पे? ऑर्गन बनाना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक अंग का निर्माण कहाँ से होता है? ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण हो गया। अब बनाना पूरा ह्यूमन शरीर है अपने को, ठीक है। क्या बना रहे हैं अपन? ये सोचो कि हमने एक काम चालू कर दिया यार, हम मानव शरीर की निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, एक तरह से हम रचना कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे पूरा हमको ह्यूमन बॉडी बनानी है, तो अब यहाँ पे अंग तक आ चुके हैं अपन। अब अंग मिलकर क्या बनाएंगे? अंग मिलकर बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई यहाँ पे अंग बन गए, अब अंग मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम जिसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपने सुना होगा ऑर्गन सिस्टम, जैसे अंगों का एक तंत्र होता है, जैसे कि हमारा उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, तो एक तंत्र बनेगा इससे, ठीक है। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। तो क्या बन रहा है यहाँ पे? अंग प्रणाली से, अंग की जो प्रणाली है, अंग की जो प्रणाली बन रही है, ठीक है, उससे मिलकर क्या बन रहा है? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, यहाँ पे जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जिसको हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, या फिर अन्य जीव भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है, ये सारे जीव के लिए, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स भी होते हैं और भी काफी जीवित जीव होते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म यानी जीव का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीव का निर्माण हो रहा है, तो ये आपका पूरा सिस्टम रहेगा, ओके। सेल किससे मिलकर बनी होती है? यहाँ पे आप लिख लो, अगर लिखना चाहो तो बायोमोलिक्यूल से मिलकर कोशिका बनी होती है सेल से टिश्यू बनते हैं, जिसको ऊतक बोलते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, जिसको अंग बोलते हैं, फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम किससे बनता है? ऑर्गन से मिलकर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, जिसको अंग प्रणाली बोलते हैं। फिर हमारे पूरा जीव का निर्माण होता है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए वो रहने वाला है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म देखिए, शॉर्ट में ट्रिक बनाया करो। एटीपी फुल फॉर्म ऑफ एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी पता होगा आपको। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक एनर्जी के रूप में रिलीज होती है, ठीक है, सेल से। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी और डी का फर्क है बस, तो वहाँ पे डी की जगह तो डाई आ जाएगा, टी की जगह ट्राई आ जाएगा, बाकी सेम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, ओके। चलते हैं आगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो बेसिक रखा है मैंने आपके लिए, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल, देखिए मैंने आपको अभी बताया, एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का एक समूह दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक बायोमोलिक्यूल्स का समूह जो कि स्ट्रक्चर एंड संरचना और कार्य में समान हो, ठीक है। तो यानी कि जो एक समूह ऑफ बायोमोलिक्यूल्स यानी बायोमोलिक्यूल्स का एक समूह जो कि संरचना में और कार्य करने में समान हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। यानी एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मैंने अभी बताया ना आपको, बायोमोलिक्यूल्स का एक ग्रुप, एक समूह मिलकर क्या बनाता है? सेल, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई में सेम है, ठीक है। संरचना भी सेम होती है उनकी और कार्य भी सेम होते हैं। भाई बायोमोलिक्यूल से ग्रुप है तो सारे बायोमोलिक्यूल से एक ही काम करेंगे ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम ये भी बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब होता है बिल्डिंग, जानते हो बिल्डिंग, नाम तो सुना होगा, बिल्डिंग जिसको बोलते हैं हम जनरल यूज में, भाई बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग मतलब होता है एक तरह से घर बनना, जैसे बोलते हैं ना हम किसी चीज़ का बनना, बिल्डिंग में से होता है बनना, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू में से होता है ऊतक, ऊतक होता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऊतक, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? ठीक है, किससे मिलकर बने होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू, यानी ऊतकों के बनने को किससे बने होते हैं? ऊतक, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके।
तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू क्या हो जाएगा, सेल्स। यानी ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं भाई, बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में मटेरियल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्डिंग क्या बन रहा है, यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे बिल्डिंग क्या है हमारी, टिश्यू है बिल्डिंग, ठीक है। तो टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टिश्यू क्या हो जाएगा, सेल। कोशिका, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से, कोशिका से। ओके, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि एक समूह किसका, एक कोशिकाओं का समूह जो कि सिमिलर होता है किसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में, जिसे क्या कहते हैं हम, टिश्यू, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, एक कोशिकाओं का समूह जो कि किसमें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना में और कार्य करने में समान होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऊतक बोलते हैं, टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल्स। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत हाई लेवल के एग्जाम्स तक ये पूछा जाता है। ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल, यानी कि ह्यूमन बॉडी का दोस्तों जो निर्माण हुआ है, ह्यूमन बॉडी का जो निर्माण हुआ है वो एक सिंगल सेल से निर्माण हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो सिंगल सेल आई थी दोस्तों, तो वो सिंगल सेल बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनी होती, ठीक है। तो वो जो सेल बनी थी, वो फर्स्ट में जो सेल बनी थी एक सिंगल सेल थी, ठीक है। तो एक सेल थी, वो सिंगल सेल है, उससे क्या नाम है बताओ। जो सिंगल सेल बनती है जब भी ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है, तो ह्यूमन बॉडी एक सिंगल सेल से बनती है, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है, ठीक है। तो वो सिंगल सेल का नाम क्या है, जायगोट। क्या नाम है, जायगोट उसका नाम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर कहाँ से डेवलप हुआ है, मानव शरीर का विकास कौन सी सेल से हुआ है, एक सेल से हुआ है, एक कोशिका से हुआ है, होता है, ठीक है। तो मानव शरीर का विकास एक कोशिका से होता है, ठीक है, और उस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, जायगोट, ठीक है। जो कि किससे बनती है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन से बनती है, किसका, ओवम के और स्पर्म के, ठीक है, ओवम के और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बनती है, ठीक है। तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, जायगोट, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल कार्ड, जिसे क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं, जायगोट इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्यूजन। देखिए मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है। तो जायगोट इज डेवलप्ड, तो सेल का नाम क्या है, जायगोट। लेकिन वो जायगोट कैसे मिलकर बनता है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बताया मैंने आपको, ठीक है। तो जायगोट डेवलप्ड यानी विकास हुआ है, ठीक है। तो जायगोट जो सेल है उसका विकास कहाँ से हुआ है, फ्यूजन में होता है मिलना, ठीक है। फ्यूजन ऑफ ओवम, यानी ओवम क्या है दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है, जो कि ओवरी के द्वारा रिलीज होता है, ओवम, ठीक है। ओवम कहाँ से रिलीज होता है, क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन निकालिए। अब आपको क्वेश्चन निकालना बताता हूँ। जायगोट डेवलप्ड फ्रॉम द फ्यूजन में होता है मिलना, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, एक तरह से मिलकर, ठीक है, फ्यूजन जोड़कर, ठीक है। तो ओवम क्या है दोस्तों, ओवम अगर आपको पूछे तो ओवम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, अब आपको पूछे भाई, ओवम इज रिलीज फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से, ठीक है। कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है ओवम, ओके। एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, स्पर्मेटो क्या है दोस्तों, मेल सेक्स सेल है, ठीक है। क्या है स्पर्मेटोजोआ, मेल सेक्स सेल है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या हो जाएगी, स्पर्मेटोजोआ हो जाएगी, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ हो जाएगी। अब दोस्तों जो ओवम और स्पर्मेटो वो दोनों इनके फ्यूजन होने से, इनके मिलने से, इनके जुड़ने से, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने से क्या है, एक जायगोट सेल का निर्माण होता है, ठीक है, एक सेल का निर्माण होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं, ठीक है। तब जाके एक मनुष्य का निर्माण होता है, ठीक है, एक जीव का निर्माण हो पाता है। ओके, क्लियर है ना सारे कॉन्सेप्ट। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने अभी बताया आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स यानी क्या है, हमारी बिल्डिंग क्या है, सेल्स। बिल्डिंग आपको ये ध्यान रखना है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल्स, यानी सेल किससे मिलकर बनी होती है, बताओ, बायोमोलिक्यूल्स से। अभी बताया मैंने। अब आपको क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजेबल है दोस्तों। अब आपको अगर सुसाइड बैग अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो सुसाइड बैग देखते ही बहुत से स्टूडेंट करेंगे, क्या करेंगे बताओ, सुसाइड बैग भाई स्प्लीन, ठीक है। सुसाइड बैग क्या है, आत्मघाती थैली जिसको बोला जाता है, आत्मघाती थैली ऑफ कोशिका, यानी कोशिका की आत्मघाती थैली क्या है। तो सारे स्टूडेंट सबसे फर्स्ट मेरे को पता है स्प्लीन, अगर ऑप्शन दे दिया ना आपको तो मैं श्योर बोल रहा हूँ स्प्लीन करेंगे, ठीक है, स्प्लीन करेंगे। क्या करेंगे, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लेकिन अगर सेल के बारे में आपसे पूछे ना तो वहाँ पे स्प्लीन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि भाई सुसाइड बैग ऑफ द सेल पूछा है यहाँ पे, ना कि आपकी ब्लड सेल्स पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पे, सेल्स, यानी कोशिका का कब्रिस्तान पूछा है। तो कोशिका का कब्रिस्तान क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लवली स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा सुसाइड बैग ऑफ द सेल, यानी कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है क्या, सुसाइड बैग ऑफ द ब्लड सेल्स, तो ब्लड सेल्स के जो क्या हो जाएगा दोस्तों, सुसाइड बैग, बताओ, रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, उससे यह जगह क्या आ जाता है, आपका स्प्लीन आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका आ जाए ब्लड सेल्स, सुसाइड बैग ऑफ द ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या है उनका कब्रिस्तान, वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
स्प्लेन आ जाएगा। ओके, अगर ये डीपली पूछा नहीं जाता है वैसे इतना, ठीक है, सुसाइड बैक ऑफ द सेल, लेकिन कभी कभी क्या है पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ओके, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। चलते हैं आगे। नेटवर्क ऑफ ईआर, नेटवर्क जानते हो, जाल जिसको बोलते हैं हम, नेटवर्क ऑफ ईआर, ईआर जानते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फुल फॉर्म ऑफ द ईआर बताओ। शॉर्ट में सेल में ऑर्गेनली पाई जाती है, बताओ, सेल में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, बताओ प्यारे बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एआर की फुल फॉर्म क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो नेटवर्क यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक जाल है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, इस साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होता है, देखिए, नेटवर्क ऑफ ईआर इज प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ ईआर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, यहाँ पे मैं आपको अभी स्ट्रक्चर बताऊंगा सेल की, उसमें मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेल के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ, ठीक है, लिक्विड मटेरियल। तो वो तरल पदार्थ होता है, उसमें ईआर पाई जाती है, ठीक है, ठीक, ईआर पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या, नेटवर्क ऑफ ईआर, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में के अंदर पाई जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का जो जाल है, जो गुच्छा है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो दोस्तों साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, या लाइसोसोम वगैरह, ये सब साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सेल के अंदर का मटेरियल है, जिसमें कि एक तरह से हम बोलते हैं ना, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपके लिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, क्या, जैसे अपने गेंद ले ली, गेंद, ठीक है, गेंद में छेद कर दिया, गेंद में छेद कर उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद में आप जो भी उसमें मटेरियल डालोगे ना, तो कुछ मटेरियल तो ऐसा होगा कि वो बिल्कुल बॉटम में जाके बैठ जाएगा, उसमें से कुछ मटेरियल ऐसा होगा कि कुछ ऊपर भी तैरेगा, कुछ मिडिल में भी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे उसमें सेल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सारे उसमें ऐसे ही तैरते रहते हैं, ठीक है, ऐसे उसमें पाए जाते हैं। ओके, एक केंद्रक है जो कि न्यूक्लियस है, वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ ईआर कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल है, गुच्छा कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, आगे चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंस, तो यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, डीएनए, आरएनए पाया जाता है। वैसे मोस्टली डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन क्या है, आरएनए और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनली पूछे जैसे कि हेरेडिटरी मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल पूछे, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो आपको वहाँ पे न्यूक्लियस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे ही बताया गया है एक तरह से आपको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर मोस्टली पूछा जाए क्वेश्चन अगर आए आपका जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए, आरएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे केंद्रक करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, केंद्रक आपको करना होगा, ठीक है। ये बताया गया है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो आपको राइट आंसर क्या करना होगा, आपका केंद्र। अगर पूछता है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए, आरएनए पाए जाते हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, पाए जाते हैं वहाँ पे भी, ठीक है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है, वो आता है 22, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन इज प्रेजेंट, यानी नेटवर्क ऑफ, अभी क्या बताया मैंने, नेटवर्क ऑफ ईआर, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है भाई, ये तो मैंने आपको अभी बताया है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का जो गुच्छा है वो कहाँ पाया जाता है बताओ प्यारे बच्चों, वो पाया जाता है न्यूक्लियस में, जिसको हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटिन का गुच्छा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है बताओ, कहाँ उपस्थित रहता है, क्रोमेटिन का जाल कहाँ उपस्थित रहता है बताओ, न्यूक्लियस में, केंद्रक में उपस्थित रहता है प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिए आपको मैं सेल की स्ट्रक्चर बता दूँ, ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर आपके लिए, ये डायग्राम है सेल का। ओके, किसका डायग्राम है, सेल का डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है ये, ठीक है। भाई क्या बताऊँ मैं आपको, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सच में ना, मैं मतलब अपने मुंह से बोलता थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को ना, खुद को टाइम नहीं मिल पाता, मैं क्या करूँ, क्या क्या करूँ आपके लिए, इंग्लिश की क्लास के लिए नोट्स वगैरह टाइप करूँ, या फिर वहाँ से मटेरियल इकट्ठा करूँ, या फिर आपको क्या करूँ बताओ, साइंस की क्लास दिलाऊँ इंग्लिश में, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही है भाई साइंस की क्लास इंग्लिश में दो, हमें मटेरियल इंग्लिश में दो, क्या करूँ बताओ आपके लिए। भाई टाइम भी नहीं बचा अपने पास में जो मैं सारा काम कर दूँ, क्योंकि आपके पास में टोटली 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, 25 के समथिंग आपके दिन बचे हुए हैं, तो आपको 25 दिन में सिलेबस भी कवर करना है। इसलिए अब क्या करें बताओ, साइंस की क्लासेज आपकी उधर चल रही है, वहाँ से लेते रहो साइंस की जीके की, बाकी आपको यहाँ पे जो क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है वो यहाँ से भी लेते रहो, ठीक है। और आपके पास में जो भी मटेरियल आप वहाँ से भी स्टडी करते रहो, क्योंकि प्यारे बच्चों टाइम बहुत कम बचा है आपके लिए, ठीक है, आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि टॉपिक कवर होंगे वैसे तो सारे, लेकिन मोस्टली तो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन बाई चांस अगर कोई टॉपिक रह जाए तो आप भी सेल्फ स्टडी ज़रूर करते रहें, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई आपके लिए।
तो आप सेल्फ स्टडी भी करते रहें साथ के साथ में। ओके, तो डायग्राम ऑफ सेल मैं आपके लिए बताने जा रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो डायग्राम ऑफ सेल में आप देखिए क्या है डायग्राम ऑफ सेल। डायग्राम में क्या बता रहा हूँ मैं आप, सेल कोशिका का चित्र जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कोशिका के चित्र में क्या है, तो ये तो दोस्तों कोशिका की बाल हो गई जिसको हम भित्ति बोलते हैं, ठीक है। भित्ति या फिर झिल्ली हम बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। बाल जिसको दीवार बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा कमरा है, ठीक है। तो कमरा है तो हमने गोल बनाया हुआ है इसको, ठीक है। ऐसे मान के चलो इसको कमरा है, इसकी दीवार क्या है, ये दीवार है जो मैंने अभी लाइन किया आपको, ठीक है। जिसकी दीवार को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि एक मेम्ब्रेन किसकी है, ये झिल्ली किसकी है, ये झिल्ली सेल के लिए बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। हो गया क्लियर, सेल मेम्ब्रेन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, सेल वॉल भी इसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सेल वॉल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या है आपको घुमाने के लिए सेल वॉल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सेल की दीवार जिसे बोलते हैं हम, सेल की झिल्ली बोलते हैं हम, कोशिकीय झिल्ली बोल सकते हैं इसको, या फिर कोशिकीय दीवार भी हम इसे बोल सकते हैं। ओके क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेल की दीवार क्लियर होने के बाद में नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर, ठीक है। न्यूक्लियस इसको बोला जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूक्लियस, तो ये है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो आपकी न्यूक्लियस की दीवार हो गई। अब जो आपको इसमें ब्लैक या स्पॉट सा दिख रहा है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस बोला जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, ठीक है, केंद्र का जिसको कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक होता है, लेकिन केंद्रक के अंदर भी केंद्र बिंदु होता है, ठीक है। आपका केंद्रक है वो तो सेल का केंद्र बिंदु है, कोशिका का केंद्र बिंदु वो तो क्या है, केंद्रक। लेकिन केंद्रक के अंदर भी केंद्र बिंदु है जिसको केंद्र काय कहा जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस बोला जाता है, NUCLEOLUS, ठीक है। न्यूक्लियोलस जिसको बोला जाता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं मैंने, केंद्रक और केंद्र का। और मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे जो आपको एक केंद्र का है और केंद्रक के बीच में जो केंद्रक की झिल्ली है उसके बीच में जो आपको ये दिख रहा है मटेरियल, ये क्या है, ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन है, जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया था ना, कहाँ प्रेजेंट होता है, नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिन का जाल कहाँ होता है, तो क्रोमेटिन का जाल न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। और मोस्टली आपका जो बोलते हैं ना भाई जेनेटिक मटेरियल कहाँ प्रेजेंट होता है सेल में, भाई केंद्रक में प्रेजेंट होता है। तो भाई केंद्रक में प्रेजेंट होता है, लेकिन केंद्रक में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, अब आपसे पूछ ले बताओ कहाँ प्रेजेंट होता है केंद्रक। तो केंद्रक में भी कहाँ होता है, जो ये न्यूक्लियोलस है ना, न्यूक्लियोलस में होता है मेन। तो आपका जो मटेरियल है न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, क्या किसमें, न्यूक्लियोलस में, जिसे हम DNA बोलते हैं ना, वो न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है। और जो केंद्रक का अंदर आपका RNA होता है ना, वो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन है ना, जो क्रोमेटिन का जाल है बाहर जो आपको तरल पदार्थ दिख रहा है सेल के अंदर, देखिए एक मिनट, वैसे मैं आपको अलग से सेल कराऊंगा, सॉरी आपको केंद्रक पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको और बता दूंगा। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये तो केंद्र का हो गया, ये हमारी केंद्रक की बाल हो गई, दीवार हो गई न्यूक्लियस की, ठीक है। तो आपको जो अंदर का मटेरियल दिख रहा है इसमें आपका RNA प्रेजेंट होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस में केंद्र काय में आपका DNA प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखिए अगला क्या है आपका, वो आता है इसमें ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो किसके सट में होती है, जो जिसके बिल्कुल है ना, जो ये केंद्रक, जो केंद्रक के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के जस्ट नीचे पाई जाती है, नीचे बॉटम की तरफ, सेल का जो बॉटम होता है केंद्रक के जस्ट नीचे टच होते हुए ये पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी सेल में आपकी ER पाई जाती है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी भाई 2 भाग होते हैं, एक नहीं होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है एक तो, एक होती है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। और राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम्स दोस्तों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ही बिल्कुल टेल पे कह सकते हैं हम, जैसे कि टेल जो सिरा है इसका, इसके बिल्कुल बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। जो सिरा होता है यहाँ पे इसका टच में होते हैं, बिल्कुल कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जस्ट बगल में पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स। ओके, अब बात आती है आपकी किसकी, लाइसोसोम की, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं। लाइसोम हो रहा है यहाँ पे, इसे सही कर लेना आप, लाइसोसोम कर लेना, ठीक है, लाइसोसोम। ओके, तो आप इसे लाइसोसोम कर लेने के बाद में आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम होता है, इसको क्यों कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है जब सेल है एक सबसे छोटी इकाई, तो इसमें देखिए आप फॉरेजन पार्टिकल भी आते होंगे भाई, और ये एनर्जी रिलीज करती है, तो भाई इसमें फूड मटेरियल भी आता होगा, जानते हो ना, तो सब अब फूड मटेरियल भी आता होगा। अब ये तो है नहीं जैसे आपकी ब्लड सेल्स है उनका जीवन काल फिक्स होता है, जानते हो आप, तो भाई ब्लड सेल्स का जीवन काल फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो भाई सेल में जितने भी सेल्स जितने भी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं, ऑर्गेनेलिज, ठीक है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं सेल के अंदर, ओके, तो
तो इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जितने भी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, लाइसोसोम हो गया हमारा। देखिए बात कर रहे थे हम लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। तो लाइसोसोम के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल? क्योंकि दोस्तों जो सेल्स इसमें ऑर्गेनेल्स जो पाई जाती है, सेल के अंदर भी जितना भी मटेरियल पाया जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स भी आते हैं इसमें, बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें, वायरस भी इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, इसमें फूड मटेरियल भी आता है। तो वही सब जाता कहाँ है? ये डस्ट जो भी जितना भी हम बोल सकते हैं डैमेज मटेरियल है, जो भी हमारा खराब है, डेड ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो वो कहीं ना कहीं तो जाते होंगे। जैसे हमारी ब्लड सेल्स है वो उनकी जीवन काल पूरा होने में, जीवन अवधि पूरा होने के बाद में कहाँ चली जाती है? स्प्लीन के द्वारा खा ली जाती है, ठीक है। स्प्लीन के द्वारा उनका पाचन कर दिया जाता है। लेकिन अब इसका मटेरियल है वो कहाँ होगा पाचन? तो इसका मटेरियल है सेल का, वो लाइसोसोम के द्वारा पाचित होगा, ठीक है। तो कहाँ होगा इसका? सेल का जितना भी मटेरियल है उसका पाचन कहाँ होगा? लाइसोसोम में होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसलिए लाइसोसोम को ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल बोला जाता है, ना कि ब्लड सेल्स। अगर आपको क्वेश्चन आए कि ग्रेवयार्ड ऑफ द ब्लड सेल्स, तो वहाँ पे आपको करना होगा स्प्लीन। लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा? सेल अगर आए यहाँ पे तो आपको लाइसोसोम करना होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें लाइसोसोम हो गया प्यारे बच्चों, इसलिए इसको बोला। और एक क्वेश्चन और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल के आता है, बहुत मोस्टली मेरे को लगता नहीं है कि आपको क्वेश्चन पता हो, लेकिन मैं आपके लिए ये क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, आपका प्यार देखकर, ठीक है। अब प्यार कैसे देखकर? कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को आंखों से, ऐसे देखकर प्यारे बच्चों जितना भी आप सपोर्ट कर रहे हो ना, मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूँ। ऐसा मेरा मन करता है कि मैं बच्चों के लिए हो सके ना जितना कर सकूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे, एक तो वीडियो को पहली बार तो लाइक कर दो, ठीक है। अगर अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया तो प्यारे बच्चों लाइक कर दो, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना फर्ज तो आपका बनता है, एक वीडियो को लाइक करके जाए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाए, ठीक है। और वीडियो को हो सके ना जितना ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ओके। आपके सर को भी थोड़ा सपोर्ट करो, हम आपके लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया अपना लाइसोसोम वाला, ओके। अब इसको क्या बोला जाता है, मैं क्या क्वेश्चन बताने जा रहा था आपके लिए, वो बताने जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र ऑफ कोशिका। तो कोशिका का पाचन तंत्र क्या है आप बताओ, कभी बताया आपको किसी ने? बताया हो तो बताओ मेरे को एक बार, कमेंट करके बताओ भाई, सटाक से कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। भाई जब डेड ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी मरे हुए पदार्थ हैं, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से आते हैं, फूड मटेरियल है, वो किसके द्वारा इंगल्फ किया जाता है, किसके द्वारा खाया जाता है? वो खाया जाता है लाइसोसोम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो लाइसोसोम हो जाएगा, ओके राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके लिए वो होने वाला है, क्या होने वाला है? साइटोप्लाज्म। देखिए मैं आपको बता रहा था ना भाई सेल में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये जितना भी तरल पदार्थ से दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारा साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म एक तरह से तरल पदार्थ है जिसमें ये सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपका आता है गोल्गी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो गोल्गी बॉडी को क्या बोला जाता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑर्गेनेल आती है, वो आती है सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स होते हैं जो कि सेंट्रोसोम्स से बने होते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम से वो 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है, मैं आपको और आगे बता दूंगा, थ्योरी जो लूंगा मैं सेल्स की, कोशिका की जितनी भी थ्योरी मैं आपको बताऊंगा उसमें। अब देखिए आपके आता है लास्ट एंड फाइनल माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसकी स्ट्रक्चर आप आगे देखिए, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है थ्योरी का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये सेल वाला डायग्राम समझ में आया नहीं आया? अगर सेल वाला डायग्राम समझ में आया हो ना तो एक बार सेल लिख के आप एक बार कमेंट करके जाना, ठीक है। सेल कैसा लगा? सेल डायग्राम आपके अगर समझ में आया हो, डायग्राम से पूरी सेल समझ में आई हो, पूरी कोशिका डायग्राम से चित्र के द्वारा अगर समझ में आई हो तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ कैसी लगी एक बार, ठीक है। और भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई मैंने देखा है जैसा कि आप लाइव में हम एक दूसरे से बातें करते रहते हो, भाई बातें कर लिया करो, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, बट है ना आप एक दूसरे को टारगेट ना करें। जैसे कि एक दूसरे को मैसेज करते हैं ना भाई कि कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, भाई तू मेरे से क्यों बोल रहा, मैं तेरे से क्या बोल रहा हूँ, ऐसा मत किया करो भाई। पढ़ने आओ यहाँ पे, क्लास पे ध्यान दो, सर क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि फालतू के बहुत से अभी आप जानते हो कि शोर है, आपको पता है कि भाई जब 100 आदमी एक जगह जोड़ रहे हैं तो 100 एक जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं, उनमें से 1-2 एक्सेप्शन भी तो होंगे, अपवाद भी, जो कि खाली मजे लेने के लिए भी आते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता नहीं आप बहुत सिंसियर लड़के हो, आप बहुत सिंसियर लड़के लड़कियाँ मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट्स आप ऐसा काम ना करें, ठीक है। मेरे को पता है आप बहुत सिंसियर हो, आप पढ़ने के लिए आए हो, जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हो, ठीक है।
आप ऐसा ना करें, मैंने जैसा कि अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था, ठीक है, ऐसा ना करें। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आगे दोस्तों। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाएगी, 48 मिनट की तो हो चुकी है अभी तक। अब देखते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, 48 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो को यहीं पे करते हैं स्टॉप। बाकी आपकी थ्योरी क्लासेज है, देखिए यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन वगैरह, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबके बारे में एक एक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो वीडियो यहीं पे करते हैं स्टॉप। वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों, एक बार लाइक करके जरूर जाएं, कमेंट करके जरूर जाएं। और हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो वह ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये सेल की PDF है, वहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सअप ग्रुप में, ठीक है, वो ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। ओके, चलते हैं फिर, करते हैं वीडियो को स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इंग्लिश की क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।